चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो यूनिट 4 की हमारे बीए थर्ड सेम की इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस चल रही हैं और इसमें हम यूनिट 4 की बात करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा। यानी फिर से हम लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हमने लास्ट वीडियो में लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा ही पढ़े थे। अच्छा, यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। यानी यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस एंड एक्शन, आखिरकार इसका क्या मतलब है? यानी यूनिटी मतलब एक इकाई यानी मापदंड, टाइम मतलब समय की, प्लेस मतलब जगह की, एक्शन मतलब कथानक की। यानी कुछ मापदंड सेट किए हैं। जैसे मान लेगा हम ड्रामा वगैरह लिखते हैं, यानी जो राइटर्स हैं, तो वो राइटर्स क्या करते हैं, उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, और जो दिए हैं किसने? अरिस्टोटल ने। ज़रा देखते हैं क्या है। 3 यूनिटीज़ प्रोपाउंडेड बाय अरिस्टोटल, यानी अरिस्टोटल के द्वारा 3 यूनिटीज़ को दिया गया। यानी 3 मापदंड हैं, 3 इकाई हैं। यानी 3 मापदंड रखे हैं कि अगर आप ड्रामा लिखना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को मतलब फॉलो करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि क्या दिए हैं? अरिस्टोटल हैड ड्रॉन अप सम रूल्स फॉर द ड्रामा। वही बात है कि अरिस्टोटल ने कुछ क्या है, कुछ रूल बनाए हैं किसके लिए? ड्रामा के लिए, यानी नाटक लिखने के लिए। इसके अलावा विच हैव कम टू बी कॉल्ड एज क्लासिकल यूनिटीज़, जिनको क्लासिकल यूनिटीज़ भी कहा गया है। यानी शास्त्रीय मापदंड है ये, यानी जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसके ये मापदंड हैं। इसके अलावा दीज रूल्स फॉर यूनिटी आर कॉल्ड एज 3 यूनिटीज़। इनको जो है हम इन मापदंडों को क्या कहते हैं? 3 यूनिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो यानी ये 3 यूनिटीज़ हैं जो अरिस्टोटल ने मतलब ड्रामा लिखने के लिए सेट की हैं। यानी 3 मापदंड है। यानी अगर आप ड्रामा लिख रहे हैं तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। किस किस का ध्यान रखना है ज़रा देख लो। सबसे पहले है यूनिटी ऑफ टाइम। यानी यूनिटी ऑफ टाइम का आपको ध्यान रखना है। यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब क्या है? समय की एक मतलब इकाई, समय का मापदंड। तो समय का मापदंड क्या है कि द इवेंट्स ऑफ अ ड्रामा शुड हैपन विद इन अ लिमिट ऑफ 24 आवर्स। यानी जो उसकी जो घटनाएं हैं, यानी ड्रामा में जो घटनाएं घटित होती हैं वो कितने लिमिट में होनी चाहिए, कितने सीमा में? सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स, यानी इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स की मतलब घटनाएं होनी चाहिए, जिससे कि मतलब जो है अच्छे से रीडर को समझ आ सके। इसके अलावा एंड शुड नॉट एक्सटेंड दिस लिमिट, और इस लिमिट को क्या है? एक्सटेंड नहीं करना है, यानी बढ़ाना नहीं है। वही बात है कि 24 घंटे की सिर्फ और सिर्फ घटनाएं होनी चाहिए। यानी जो घटनाएं घटित हो वो 24 घंटे के अंतराल में मतलब घटित हुई हों, और उनको ही ड्रामा मतलब लिखना चाहिए। ये मतलब अरिस्टोटल का मानना था। ऐसा मापदंड मतलब सेट किया था टाइम के लिए अरिस्टोटल ने। इसके अलावा यूनिटी ऑफ प्लेस, यानी क्या? जगह की एक इकाई, यानी जगह का मापदंड। जगह के लिए क्या कहा है? जगह के बारे में क्या कहा है कि द इवेंट्स शुड हैपन एट वन प्लेस। यानी जो इवेंट्स हैं, जो घटना है, वो एक ही मतलब जगह पर घटित होनी चाहिए। ऐसा नहीं जगह जगह अब इस जगह हो रही कभी दूसरी जगह, ऐसे मतलब नहीं होना चाहिए। ये मतलब बोला है अरिस्टोटल ने कि यूनिटी ऑफ प्लेस जो है वो एक ही मतलब घटना पर, मतलब एक ही जगह पर मतलब घटित होनी चाहिए सारी घटनाएं। एंड एक्शन शुड नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वही बात है कि जो एक्शन है, जो कथानक है, यानी जो कहानी चल रही है, वो प्लेस टू प्लेस मतलब मूव नहीं करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही वन प्लेस पर मतलब जो है वो घटित होनी चाहिए सारी घटनाएं, यानी सारी कहानी। इसके अलावा नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का क्या मतलब है? यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है यानी कथानक की इकाई क्या होनी चाहिए, यानी कहानी की इकाई क्या होनी चाहिए। यानी देयर शुड बी ओनली वन स्टोरी, यानी एक ही कहानी होनी चाहिए। जब कोई मान लीजिएगा कहानी चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही कहानी होनी चाहिए, यानी एक ही टॉपिक के बारे में बात होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड बाय एडिशन ऑफ एनी सेकेंडरी स्टोरी लाइक सब प्लॉट और साइड प्लॉट। मतलब कोई भी दूसरी स्टोरी या कोई भी सब प्लॉट या छोटी सी भी मतलब कोई जो है साइड प्लॉट होना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोरी होनी चाहिए, एक ही कहानी होनी चाहिए। अगर मतलब रियल मायने में आप ड्रामा लिखना चाहते हैं, ये अरिस्टोटल के द्वारा मतलब सेट की गई लिमिटेशंस थी, यानी अरिस्टोटल के द्वारा सेट किए गए मापदंड थे। यानी 3 यूनिटीज़ को उसने बताया था। 3 यूनिटी की मतलब आपको ध्यान में रखना है, तो टाइम का, प्लेस का, एक्शन का। टाइम बोले तो 24 आवर्स में सारी घटनाएं घटित होनी चाहिए जब आप ड्रामा लिख रहे हैं कोई भी। इसके अलावा जब प्लेस की आप सेटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर सारी घटनाएं घटित होनी चाहिए, जगह जगह नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक्शन मतलब जो कहानी है, जो कथानक है, वो कैसा होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वन स्टोरी, एक ही स्टोरी होनी चाहिए। उसमें
बीच बीच में मतलब सब स्टोरी नहीं हो कि भी आप इसके ऊपर टॉपिक है, किसके ऊपर टॉपिक है। तो ये अरिस्टोटल के द्वारा सेट किए गए कुछ मापदंड थे कि अगर कोई भी राइटर ड्रामा लिखना चाहता है तो इस तरीके को फॉलो करे। तो ये क्लासिकल यूनिटीज़ के रूप में भी इनको जाना जाता है क्योंकि पुराने हैं, सबसे पुराने मतलब नियम कायदे कानून सेट किए गए। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका हेमार्शियन ड्रामा। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका हेमार्शियन ड्रामा, यानी इसका क्या मतलब होता है हेमार्शिया। हेमार्शिया का वैसे मतलब होता है कोई भी मतलब एक पतन, यानी कोई भी एक गलती। ड्रामा के अंदर मतलब क्या होता है, एक मतलब हेमार्शिया होती है, एक मतलब गलती होती है, और वो किसकी गलती होती है, एक हीरो की गलती होती है। कैसी होती है, हेमार्शिया इज अ पर्सनल एरर। ये क्या है, एक व्यक्तिगत मतलब एक दोष होता है, व्यक्तिगत एक गलती होती है इन अ प्रोटैगनिस्ट पर्सनालिटी, यानी जो मेन करेक्टर होता है, जो नायक होता है, उसके व्यक्तित्व में ये कुछ एक पर्सनल एरर होता है। अच्छा, विच बिगिंस अबाउट हिज ट्रेजिक डाउनफॉल, और ये मतलब क्या लेकर के आता है, उसका एक त्रासदिक डाउनफॉल लेकर के आता है इन अ ट्रेजिडी, मतलब ट्रेजिडी में। ये हेमार्शिया का जो प्रयोग है इसको ट्रेजिडी में इस्तेमाल किया जाता है अधिकतर तौर पर। यानी हेमार्शिया में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, हेमार्शिया में इसलिए इस्तेमाल मतलब सॉरी फॉर दैट, यानी ट्रेजिडी में क्यों इस्तेमाल किया जाता है हेमार्शिया को, क्योंकि वहाँ पर हमको क्या होता है लास्ट में जो मेन करेक्टर है उसको मतलब यही ज़्यादातर दिखाया जाता है कि मतलब मेन करेक्टर लास्ट में जाके मर जाता है, जैसे आपने मूवी भी देखी होंगी। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो क्या होगा, उसमें गलती किसकी रहेगी, उसी की रहेगी, यानी खुद की मतलब उसकी मेंटेलिटी ऐसी होगी, कोई ना गलती ऐसी होगी जिसकी वजह से वो अपनी जान गंवा बैठता है, जो मेन करेक्टर होता है। सेम काम पहले भी यही है, और पहले की परंपरा के हिसाब से मतलब मूवी बनी चली आ रही हैं। जैसे कि काफ़ी सारी आपने मूवी देखे होंगे, जैसे आप देखेंगे आस्की 2 मूवी है, ठीक है। इसके अलावा आप उसमें देखेंगे कि उसको किसकी लत है, उसको शराब की लत है, और उसी वजह से वो अपनी जान गंवा बैठता है, नहीं सुसाइड कर लेता है। तो यानी जो ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडी को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ट्रेजेडी का मतलब क्या है, ये फॉर्म्स ऑफ ड्रामा है जो दुख पे जाकर के समाप्त होता है। इसमें मेन करेक्टर मर जाता है, यानी ट्रेजेडी में क्या होता है, जो मेन करेक्टर है वो मर जाता है। इसके अलावा ये होता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, हेमार्शिया होती है। हेमार्शिया मतलब पर्सनल एरर, यानी एक व्यक्तिगत उसके अंदर दोष होता है, कमी होती है, और उसी की वजह से वो जो है मारा जाता है, उसका पतन हो जाता है। दिस डिफेक्ट इन आ हीरोज पर्सनैलिटी इज ऑल्सो नोन एज ट्रेजिक फिला। इसको मतलब ट्रेजिक फिला भी कहते हैं। ट्रेजिक फिला मतलब त्रासदिक दोष, फिला मतलब दोष, ट्रेजिक मतलब त्रासदिक, तो इसको हम त्रासदिक दोष भी मानते हैं, माना जाता है। इसको कहा जाता है दिस डिफेक्ट, यानी ये कमी जो है, और किसके अंदर होती है, हीरोज पर्सनालिटी, यानी जो नायक है उसकी पर्सनालिटी के अंदर होती है। इसके अलावा अरिस्टोटल यूज्ड द वर्ड इन हिज पोइटिक्स, यानी इस शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो अपनी एक पोइटिक्स में किया है, जो अपना एक वर्क लिखा है अरिस्टोटल ने, फेमस वर्क पोइटिक्स, जिसमें नियम कायदे कानून सेट किए हैं। इसके अलावा वेयर इट इज़ टेकन एज अ मिस्टेक और एरर इन जजमेंट, यानी इसमें क्या होता है, मतलब इट इज़ टेकन एज अ मिस्टेक के रूप में, गलती के रूप में इसको लिया जाता है, या एक एरर गलती के रूप में, कमी के रूप में, इन जजमेंट मतलब निर्णय लेने में। और ट्रेजेडी आपने आई थिंक कई सारी पढ़ भी ली होंगी, अगर पढ़ी हो तो, जैसे मान लीजिएगा विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी हैं, चाहे हेमलेट हो, चाहे मैकबेथ हो, किंग लियर हो, इस तरीके से। तो उनमें क्या आप देखेंगे, जब आप उनको पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जो मेन करेक्टर है उसके अंदर एक ऐसा दोष है जो उसकी खुद की बर्बादी का कारण बन जाता है। जैसे कि अगर व्यवहारिक तौर पे और भी जानना चाहें तो कई बार क्या होता है, आपकी गलती से आपको नुकसान हो जाता है, ठीक है। जनरल बेसिस पर आपने देखा होगा कि आपकी ही गलती से नुकसान हो जाता है। मान लेगा XYZ, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ व्यवहारिक तौर पे, मान लेगा कोई काम कर रहे हैं, उसमें नुकसान हुआ। अब नुकसान हुआ तो उसमें नुकसान भी आप ही की वजह से हुआ। आपने देखा कि हमें ये मुझसे ये गलती होगी, ये नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। तो उसी को मतलब एक प्रकार से हम हेमार्शिया कहते हैं। और यहाँ पर एक मतलब ये मतलब एक बड़ा एरर होता है प्रोटैगनिस्ट के अंदर, जो उसके पतन का कारण बनता है, यानी वो बर्बाद हो जाता है, यानी जो ट्रेजेडी में, यानी उसके डाउनफॉल का कारण बनता है जो हेमार्शिया है। तो हेमार्शिया को आप ऐसे ध्यान रखो, ये क्या है, एक मिस्टेक है, एक ट्रेजिक फ्लॉ है, या फिर पर्सनल एरर है, जिसकी वजह से जो मेन करेक्टर है ट्रेजेडी में, यानी फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी में, यानी एक कैसी कहानी होती है जो दुख पर जाकर के समाप्त होती है, यानी इट एंड्स विद द नोट ऑफ सोरो, यानी ये दुख पर जाकर के समाप्त होती है। और उसमें यही होता है कि जो मेन करेक्टर होता है उसका पतन हो जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सेटिंग। आखिरकार सेटिंग का क्या मतलब है, तो सेटिंग का मतलब आप वैसे भी समझते होंगे, सेटिंग मतलब हर चीज़ों को मतलब सेट करना, ठीक है, स्थापित करना, तो वही चीज़ है सेटिंग इज अ लिटरेरी डिवाइस। ये भी क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस, एक साहित्यिक विद्या, एक साहित्यिक विद्या का रूप है। दैट अलाउज द राइटर ऑफ अ नैरेटिव टू एस्टेब्लिश
टाइम, लोकेशन और एनवायरनमेंट इन विच इट टेक्स प्लेस। यानी क्या मतलब है, सेटिंग इज अ लिटरेरी डिवाइस, ये साहित्यिक विद्या है। दैट अलाउज द राइटर, ये राइटर को क्या है मतलब प्रदान करती है ऑफ अ नैरेटिव, नैरेटिव को टू एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करने के लिए। द टाइम मतलब समय को, लोकेशन मतलब स्थिति को यानी जो जगह है, एंड एनवायरनमेंट मतलब कि उसका कैसा वातावरण होना चाहिए, इन विच जहाँ पर इट टेक्स प्लेस, जहाँ पर भी जो कहानी है उस वो मतलब सेट की जानी है। तो सेटिंग का मतलब उसमें कई सारी चीज़ें सेट करता है, वो टाइम भी सेट करेगा, ठीक है, इसके अलावा प्लेस भी सेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। और क्या करेगा, यानी वहाँ के एनवायरनमेंट को क्या रखना है, उसकी लोकेशन को क्या रखना है, इस तरीके से वो सारी चीज़ों को सेट करता है जब ड्रामा लिख रहा होता है। जब वो ड्रामा लिखेगा तो कहीं ना कहीं का तो जिक्र करेगा कि भाई ये कहानी जो है वहाँ की है। जैसे कि आप मूवी में भी देखते होंगे जनरल बेसिस पर कि कोई कहानी जब दिखाई जाती है तो दिखाई जाती है कि भाई मान लीजिए मुंबई की कहानी है या दिल्ली की कहानी है, कहीं की भी XYZ मतलब वो दिखाता है तो वो सेटिंग की जाती है। इसी तरीके से हर चीज़ की सेटिंग की जाती है, गानों की सेटिंग, हीरो की सेटिंग, ठीक है। इसके अलावा समय, कितने समय में ख़त्म करना है हमको मूवी को, ठीक है, कितने समय में इंटरवल करना है, इसके अलावा कितने समय में किस हीरो को दिखाना है, तो वो सारी चीज़ें सेटिंग के अंदर ही आती हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट, ये क्या एक महत्वपूर्ण तत्व है ऑफ लिटरेचर मतलब साहित्य का। यूज इन नोवेल, जिसको कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, देखो सेटिंग को नोवेल में भी, शॉर्ट स्टोरी में भी, प्ले, फिल्म, ETC मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाता हो, क्योंकि ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है सेटिंग, और बिना सेटिंग के कोई भी चीज़ आप मतलब कर नहीं पाएंगे अच्छे से। हर चीज़ को आपको पहले सेट करना पड़ता है, तब जा कर के ही आप जो है आगे कहानी को लेके चल सकते हो। इसके अलावा द सेटिंग इंडिकेट्स टू द रीडर, यानी ये पाठक को क्या करती है, इंडिकेट करती है। व्हेन एंड वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कब और कहाँ जो एक्शन है यानी जो कथानक है, जो कहानी है वो घटित होगी। द सेटिंग ऑफ अ नैरेटिव, एक जो सेटिंग होती है नैरेटिव की, हेल्प्स द रीडर, ये पाठक को मदद करती है टू ग्रास्प क्लियरली द रेलेवेंट डिटेल्स, यानी जो एक रेलेवेंट डिटेल्स है, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनको मतलब समझने में मतलब ये मदद करती है। क्योंकि जब सेटिंग अच्छे से रहेगी हर चीज़ की मतलब टाइम की भी, लोकेशन की भी, तो वो अच्छे से मतलब समझ में आ जाए कि हाँ भाई कहानी कहाँ की चल रही है और किस बात की चल रही है। तो उस प्रकार से आप मतलब सेटिंग को समझ सकते हैं। तो इसी को हम मतलब सेटिंग कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेटिंग हैविंग इट्स ओन पर्पज, 2 प्रकार की मतलब सेटिंग होती है, जैसे कि बैकड्रॉप सेटिंग एंड इंटीग्रल सेटिंग, मतलब 2 प्रकार की सेटिंग होती है। इन आ लिटरेचर, लिटरेचर में क्या होता है, सेटिंग कैन बी स्पेसिफिक और इन जनरल टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। क्या मतलब है इस बात का कि इन लिटरेचर, साहित्य में सेटिंग कैन बी स्पेसिफिक, यानी वो विशिष्ट भी हो सकती है और जनरल सामान्य भी हो सकती है। इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी उसकी जो भौगोलिक जगह है, स्थिति है, वो मतलब सामान्य हो सकती है, कुछ खास भी हो सकती है। इसके अलावा हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, या फिर उसका जो ऐतिहासिक समय है वो खास भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। इसके अलावा अ जनरल और इंटीग्रल सेटिंग रेफर्स टू एन एग्जैक्ट लोकेशन एंड टाइम पीरियड एस्टेब्लिश बाय द राइटर, यानी स्पेसिफिक हो या तो कोई खास हो, या फिर मतलब एक जनरल इंटीग्रल मतलब सेटिंग हो। रेफर्स टू द मतलब एग्जैक्ट लोकेशन, वो किसको दिखाती है, एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाती है कि मतलब सही जगह कहाँ होनी चाहिए। इसके अलावा टाइम पीरियड कहाँ का दिखाना चाहिए, और जो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं, राइटर के द्वारा। इसके अलावा आगे है, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी डायरेक्टली इम्पार्टेड टू द रीडर और इम्प्लाइड इन द नैरेटिव, और इस सूचना को मतलब डायरेक्टली रीडर को प्रदान किया जा सकता है, या फिर जो है इसको नैरेटिव में इम्प्लाई किया जा मतलब इम्प्लाइड किया जा सकता है, मतलब अप्लाई किया जा सकता है। आ बैकड्रॉप सेटिंग इज मोर जनरल, जो बैकड्रॉप सेटिंग होती है वो कैसी होती है, सामान्य होती है, वेग अस्पष्ट होती है और नॉन डिस्क्रिप्ट होती है, मतलब पहले से मतलब डिस्क्रिप्ट नहीं किया जाता उसे। विच मेक्स द स्टोरी मोर यूनिवर्सल फॉर रीडर्स, जो पाठक के लिए क्या बना दी जाती है, इस मूवी को क्या बनाते हैं, मतलब मोर यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, जो सच दिखाई दे उसको पाठक को। द सेटिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क मे ऑल्सो बी अ फिक्शनल लोकेशन और वर्ल्ड अ फ्यूचर टाइम एंड प्लेस और इट मे बी अननोन। क्या मतलब है, द सेटिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क, यानी लिटरेरी वर्क की जो सेटिंग है, साहित्य रचना जो सेटिंग है, मे ऑल्सो बी अ फिक्शनल लोकेशन, उसकी जो लोकेशन है फिक्शनल हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है,
और वर्ल्ड मतलब काल्पनिक संसार हो सकता है, अब फ्यूचर टाइम काल्पनिक समय हो सकता है, एंड प्लेस जगह भी काल्पनिक हो सकती है, और इट में भी अननोन, और उसके लिए वो अननोन भी हो सकती है। अननोन मतलब उससे परिचित ना हो, यानी कई बार आपने देखा होगा कुछ कहानियाँ ऐसी आपको दिखाई जाती है कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे कि आपने अभी हाल ही में मतलब मूवी फेमस हुई बाहुबली, तो बाहुबली का कोई हिस्ट्रिकल का बैकग्राउंड तो है नहीं, ठीक है, कोई ऐसा हिस्ट्री में कोई घटना घटित हुई नहीं है, लेकिन आपको क्या है सब कुछ मतलब रियल सा लगता है, ठीक है, जो भी कुछ उसमें घटित हो रहा होता है, बाकी वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं स्पोनेरिज्म। आखिरकार स्पोनेरिज्म का क्या मतलब है, स्पोनेरिज्म हम किसे कहते हैं? तो स्पोनेरिज्म इज एन अक्रेंस इन स्पीच। ये क्या होती है? स्पीच में मतलब एक अक्रेंस होती है, एक घटना होती है, इन विच जहाँ पर क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग कंसोनेंट्स, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग कंसोनेंट मतलब यानी जो आप मतलब बोल रहे हैं कंसोनेंट का प्रयोग कर रहे हैं या वाउल्स का प्रयोग कर रहे हैं या फिर मोरफेम्स का प्रयोग कर रहे हैं, आर स्विच्ड बिटवीन टू वर्ड्स, उनको मतलब बदल दिया जाता है। टू वर्ड्स इन अ फ्रेज मतलब एक फ्रेज में या फिर मतलब सेंटेंस में या फिर क्लाउज में, उनको मतलब बदल दिया जाता है दो शब्दों को। यानी स्पोनेरिज्म ये भी एक टर्म है लिटरेरी की, और इस टर्म को जो प्रयोग किया जाता है सामान्य तौर पर मतलब कोई भी वर्क है उसमें या तो अपनी बात पर जोर देने के लिए या फिर किसी कॉमिक इफेक्ट के लिए, यानी या तो उसे हंसाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस टर्म को, या फिर जो है अपनी बात को वजन देने के लिए, जो बात मतलब आप कहना चाह रहे हैं पहले उसको रखेंगे। इसके अलावा जरा देखते हैं, और यानी एक प्रकार से वैसे इसका जो प्रयोग किया था उसी के लिए किया था कि यानी आप को मतलब कॉमिक इफेक्ट देने के लिए, मतलब हंसी आए, जैसे कि मतलब कोई जो शब्द है उसे रियल शब्द ना बोल करके उससे उसके मिलता जुलता शब्द मतलब बोल देना, उसी को मतलब स्पोनेरिज्म कहते हैं। वाइल जबकि स्पोनेरिज्म आर कॉमनली हर्ड एज मतलब एज स्लिप ऑफ द टंग, यानी इसको स्लिप ऑफ टंग के रूप में भी मतलब सुना जा सकता है। जैसे कई बार आप कह देते हैं ना स्लिप ऑफ टंग हो गई है भाई, हमसे बोलने में गड़बड़ी होगी, जैसे कई बार होता होगा सामान्य तौर पर जब आप कोई चीज़ बोलते हैं तो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, मतलब बोलना आपको कुछ और होता है और बोल आप कुछ और देते हैं, तो क्या होता है मतलब हंसी आने लगती है, ठीक है। इसी तरीके से एंड गेटिंग वन वर्ड्स इन अ टेंगल, और यानी एक वर्ड में क्या है मतलब वो मतलब उथल पुथल हो जाता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इंटेंशनली एज अ प्ले ऑन वर्ड्स, लेकिन इसे जानबूझ करके भी प्रयोग किया जा सकता है। जानबूझ करके क्यों? ताकि मतलब शब्दों के साथ खेला जा सके, यानी दे कैन ऑल्सो बी यूज मतलब इनको प्रयोग किया जा सकता है इंटेंशनली मतलब जानबूझ करके, एज अ प्ले ऑन वर्ड्स मतलब ताकि शब्दों के साथ खेला जा सके, तो ऐसा कॉमिक इफेक्ट के लिए करते हैं। द टर्म इज नेम्ड आफ्टर द ऑक्सफोर्ड डॉन एंड ऑर्डेन मिनिस्टर विलियम आर्किबाल्ड स्पूनर। इसका जो मतलब ये टर्म कॉइन की गई है, ये कहाँ से कॉइन हुई है? आर्किबाल्ड स्पूनर, यानी इसने विलियम आर्के बाल्ड स्पूनर ने मतलब इसको किया है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्पोनेरिज्म। इसके अलावा हु रिपीटेडली डिड दिस, जिसका इस्तेमाल इसने मतलब बहुत अच्छे तरीके से किया। और द डेफिनेशन ऑफ स्पोनेरिज्म इन द 1924 एडिशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज दस, और इसका प्रयोग जो है मतलब 1924 में एक ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें इस प्रकार किया गया है। क्या किया गया है कि एन एक्सीडेंटल ट्रांसपोजिशन ऑफ द इनिशियल साउंड्स, यानी जो प्रारंभिक साउंड होते हैं उनको मतलब एक्सीडेंटल मतलब अचानक से क्या किया जाता है ट्रांसपोजिशन, उनकी पोजीशन को बदल दिया जाता है, और अदर पार्ट्स या फिर दूसरे पार्ट्स को ऑफ टू और मोर वर्ड्स, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को बदल दिया जाता है, और उसी को मतलब हम जो है स्पोनेरिज्म कहते हैं। और वैसे इसका प्रयोग कॉमिक इफेक्ट के लिए किया जाता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, जैसे कि क्या है, यू हैव हिज्ड माई मिस्ट्री लेक्चर्स, यानी यहाँ पर क्या बोला गया है, यू हैव हिज्ड ऑल माई मिस्ट्री लेक्चर, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ किसकी जगह बोला गया है ये, यू हैव मिस्ड ऑल माई हिस्ट्री लेक्चर्स, तो यहाँ पर क्या कर दिया, मिस्ड को क्या कर दिया, हिज्ड कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से हिस्ट्री को क्या कर दिया गया, मिस्ट्री। तो इसी प्रकार से मतलब इसका प्रयोग जो किया जाता है वो मतलब कॉमिक इफेक्ट के लिए किया जाता है, मतलब रीडर को, पाठक को हंसाया जा सके, ऑडियंस को। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेज डायरेक्शन। आखिरकार स्टेज डायरेक्शन का क्या मतलब है?
तो स्टेज डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन होती है मतलब जो स्टेज पर मतलब किसके लिए दी जाती है, जो उसमें काम करने वाले होते हैं, ड्रामा में काम करने वाले, उनके लिए दी जाती है। इसका ऑडियंस से कोई लेना देना नहीं होता, बस ऑडियंस तो उसको एक्शन के रूप में देख पाती है। एक्शन के रूप में मतलब जो भी वो दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पहले से हर चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। कैसे? जैसे कि आ ड्रामेटिक स्क्रिप्ट इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स, डायलॉग एंड स्टेज डायरेक्शंस। जब कोई भी ड्रामेटिक स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो उसको 2 तत्वों में लिखा जाता है, एक तो डायलॉग होता है, दूसरा स्टेज डायरेक्शन होता है, डायरेक्शंस होते हैं। कैसे? द फर्स्ट एलिमेंट डायलॉग ऑफन इज रेफर्ड एज द लाइन्स। डायलॉग का क्या मतलब होता है? लाइन है, जैसे लाइन वगैरह बोलते हैं उन्हीं को डायलॉग कहते हैं। दिस इज़ वॉट द एक्टर्स से ऑन स्टेज। हम कह सकते हैं ये वो है जो एक्टर्स जो है स्टेज पर आकर के कहते हैं। लेकिन द सेकेंड इज द स्टेज डायरेक्शंस। दूसरी चीज़ आती है स्टेज डायरेक्शंस। स्टेज डायरेक्शंस क्या है? आर नॉन स्पोकन टेक्स्ट। ये कैसी होती है? नॉन स्पोकन टेक्स्ट होती है, इसको मतलब बोलना नहीं होता। किनको? एक्टर वगैरह को। क्यों नहीं? क्योंकि दैट कन्वे अ वाइड वेरीली ऑफ इंफॉर्मेशन टू द एक्टर्स। मतलब ये एक विस्तृत रूप से मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन देती है एक्टर्स के लिए, डिजाइनर्स के लिए एंड डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के लिए। क्योंकि दिस इन्फॉर्मेशन कैन इंक्लूड वेयर द सीन इज सेट। अब इसमें देखो कैसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कैसी सूचना हो सकती है। स्टेज डायरेक्शन का क्या मतलब है? मान लेगा कोई सीन है, सीन में सब डायलॉग है वो तो लिखे हुए हैं, वो तो ऑडियंस को पता चलेंगे, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं कि भाई ये सीन जो है वहाँ सेट किया जाना है, तो ये बात उनको थोड़ी नहीं बताई जाएगी। जो ऑडियंस है या रीडर है, पाठक है, कि भाई ये सीन जो है वहाँ शूट होना है, तो उस चीज़ को बोलेंगे नहीं, उसको करके दिखाएंगे। और व्हाट द सेटिंग लुक्स एंड साउंड्स लाइक, कि भी मतलब सेटिंग जो है कैसी मतलब दिखती है या कैसी साउंड करेगी, कैसी लगेगी। हाउ द एक्टर्स मूव, और एक्टर को कैसे मूव करना है। और व्हाट इमोशंस शुड बी बिहाइंड द डिलीवरी ऑफ द लाइन्स। जब आप लाइनों को बोल रहे हैं तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, इसी को मतलब स्टेज डायरेक्शन कहते हैं। क्योंकि मान लीजिएगा कोई गुस्से वाली लाइनें हैं, कोई हंसी वाली लाइन है, तो ये सब बताया तो नहीं जाता रीडर को, पाठक को मूवी में, ना ही वो कहते हैं कि अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो हंसी वाली लाइन बोलने जा रहा हूँ, या फिर भाई अब मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ वो गमगीन लाइन बोलने वाला हूँ, तो कोई नहीं कहता ऐसे। तो वो क्या होता है? स्टेज डायरेक्शन है। वो जो प्ले राइट होता है वो क्या करता है, उनको मतलब एक वैसे मतलब जो अपने कहानी जो भी मतलब डायलॉग वगैरह डिलीवर करने हैं या फिर जो अपना एक्शन को आगे ले जाना है, तो उनको मतलब पहले से ही डायरेक्शन देता है, मतलब पर्सनल तौर पर, कि ये चीज़ जो है तुम्हें मतलब समझ करके तब मतलब आगे की मतलब डायलॉग वगैरह करना है, या फिर कोई सीन है कैसे सेट करना है, तो इन चीज़ों को मतलब हम स्टेज डायरेक्शन कहते हैं। और प्ले राइट इंक्लूड्स स्टेज डायरेक्शन टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स अबाउट द प्ले। यानी ये प्ले के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी या फिर डिटेल्स देता है। इसके अलावा ही ऑल्सो हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी दैट मस्ट बी कन्वेड टू द ऑडियंस। और इससे क्या होता है कि ही ऑल्सो हाईलाइट द सिग्निफिकेंट एलिमेंट, की जो मतलब महत्वपूर्ण तत्व हैं ऑफ द स्टोरी, कहानी के, दैट मस्ट बी कन्वेड टू द ऑडियंस, की ऑडियंस को ये मतलब दिया जाना चाहिए, और ये वाली चीज़ें सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो उसमें जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए प्ले राइट जो है कुछ डायरेक्शन देता है कि भाई लाइन ऐसे बोलनी है, आपको यहाँ सेटिंग करनी है, यहाँ पे गाना लगाना है, यहाँ पे ये करना है। तो ये चीज़ें ऑडियंस को नहीं बताई जाती है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल तौर पर उनको बताया जाता है जो काम करने वाले हैं, लेकिन लिखित तौर में दिया जाएगा, लेकिन उसको बोलना नहीं होता। ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्टेज डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सिंटैक्स। आखिरकार सिंटैक्स का क्या मतलब है? तो सिंटैक्स का मतलब होता है वैसे वाक्य विन्यास। ठीक है, इसमें क्या होता है? द वर्ड सिंटैक्स इज टेकन फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक फॉर अरेंजमेंट। इसको जो लिया गया है ग्रीक शब्द के अरेंजमेंट से लिया गया। अरेंजमेंट का मतलब होता है प्रबंध करना, यानी उनको क्रम में लगाना, किसी भी चीज़ को अरेंज करना सही तरीके से। तो विच रेफर्स टू द वे अ राइटर और स्पीकर चूजेज टू ऑर्डर हिज वर्ड्स, कि उनको कैसे मतलब शब्दों को चुनना है। इट इज़ एन आस्पेक्ट ऑफ ग्रामर, ये एक ग्रामर का ही मतलब एक आस्पेक्ट है, तत्व है। अ जनरल टर्म फॉर ऑल द रूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इफेक्टिव राइटिंग, यानी ये क्या है? एक जनरल रूल्स हैं, मतलब ये नियम कायदे कानून हैं कि जो इफेक्टिव राइटिंग को लिखने के लिए आपको पता होनी चाहिए। और द सिंटैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स इन अ लैंग्वेज। ये भाषा में क्या है? सिंटैक्स एक मतलब सेट है, एक मतलब समूह है, किसका? नियमों का। विच डिक्टेट्स हाउ वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर टू कन्वे अ कंप्लीट थॉट।
मतलब ये चीज़ ये बताती है कि कैसे मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हम बोलते हैं कि नाउन को कहाँ रखना है, प्रोनाउन को कहाँ रखना है, सब्जेक्ट को कहाँ रखना है, वर्ब को कहाँ रखना है, तो ये चीज़ आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर टू कन्वे अ कंप्लीट थॉट, ताकि सही तरीके से विचार को दिया जा सके। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है? सिंटैक्स से। इसके अलावा जैसे कि सिंटैक्स एंड डिक्शन आर क्लोजली रिलेटेड, हम सिंटैक्स की बात करें, डिक्शन की बात करें, ये मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली संबंधित हैं, लेकिन फिर भी डिक्शन क्योंकि रेफर्स टू द चॉइस ऑफ वर्ड्स इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, यानी डिक्शन का तो मतलब ये होता है कि वर्ड की चॉइस क्या होनी चाहिए एक पार्टिकुलर सिचुएशन में, स्थिति में, वाइल जबकि सिंटैक्स डिटरमाइंस हाउ द चूजन वर्ड्स आर यूज्ड टू फॉर्म अ सेंटेंस। लेकिन इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कैसे वर्डों को मतलब जो है कहाँ कौन से क्रम में रखा जाना है, ये सिंटैक्स से हमें पता चलता है, ये सिंटैक्स तय करता है। इसके अलावा इन अ कॉम्बिनेशन सिंटैक्स एंड डिक्शन हेल्प राइटर डेवलप टोन, मूड एंड एटमॉस्फेयर इन द टेक्स्ट अलॉन्ग विद इवोकिंग रीडर्स इंटरेस्ट। ये जो कॉम्बिनेशन है सिंटैक्स का और डिक्शन का, ये मदद करते हैं राइटर की क्या डेवलप करने में, टोन को, कैसी टोन होनी चाहिए, कैसा मूड होना चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर माहौल होना चाहिए इन द टेक्स्ट में, अलॉन्ग विद इवोकिंग रीडर्स इंटरेस्ट, और ये रीडर के इंटरेस्ट को मतलब जगाए रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है, क्या एग्जाम्पल है? हियर आर 2 सेंटेंसेस विद द सेम डिक्शन बट डिफरेंट सिंटैक्स। यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए हैं, सेम डिक्शन, शब्द सेम है लेकिन उनके थोड़ा सा सिंटैक्स में परिवर्तन नहीं, क्रम में। लाइन के जरा देख लो। जॉर्जिया एक्साइटेडली रिलेटेड द पपी स्टोरी वाइल वी ड्रैंक कॉफ़ी। इसके अलावा नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है आपका वाइल वी ड्रैंक कॉफ़ी जॉर्जिया रिलेटेड द पपी स्टोरी एक्साइटेडली। अब देखेंगे एक जगह तो ड्रैंक कॉफ़ी को पहले रखा है, एक ड्रैंक कॉफ़ी को बाद में रखा है। तो जब जो मैसेज मतलब राइटर को जिस बात पर ज़्यादा जोर देना होता है उसको वो क्रम के हिसाब से फिर पहले रखता है। जैसे कि इसमें दूसरे वाले में वाइल वी ड्रैंक कॉफ़ी, यानी वो ये चाहता है कि मैं दूसरे पर मतलब ज़्यादा जोर दूँ, तो जब वो दूसरे पर ज़्यादा जोर देगा वाइल वी ड्रैंक कॉफ़ी पर तो उसको पहले रखेगा, नहीं देना है तो बाद में रखेगा। तो इसी को हम कहते हैं सिंटैक्स, मतलब ऑर्डर को, क्रम में रखना शब्दों को, उसी को सिंटैक्स कहते हैं। ये भी मतलब एक नियम कायदे कानून का होता है कि कहाँ सब्जेक्ट आना है, कहाँ वर्ब आना है, जैसे कि आप ग्रामर के रूल में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरे सेंटेंस को आगे पीछे करने से मतलब है कि कौन सी बात को मुझे पहले दिखाना है, तो ये राइटर तय करता है, इसी को सिंटैक्स कहते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है थीम। तो थीम तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, यानी कि क्या विषय वस्तु होनी है, ये चीज़ तो मैं आपको पहले वीडियोज में पढ़ा चुका हूँ। और इसके अलावा नेक्स्ट है आपका अंडरस्टेटमेंट। आखिरकार अंडरस्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कम कर आंकना, यानी कम तरीके से आंकना। एन अंडरस्टेटमेंट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ये क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है अंडरस्टेटमेंट। जैसे एक हाइपरबोल होता है ना, हाइपरबोल होता है किसी को बढ़ा चढ़ा करके कहना, और अंडरस्टेटमेंट का मतलब किसी को कम आंकना। और इसका प्रयोग क्यों करते हैं? इसका प्रयोग इसी लिए करते हैं मतलब ताकि किसी चीज़ को कम रूप में आंक के दिखाया जा सके, और वहाँ पर शब्दों का मतलब कुछ और होता है। एन अंडरस्टेटमेंट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ये क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच ही है, ये भी एक अलंकार है। एम्प्लॉयड बाय राइटर्स, जिसको राइटर्स के द्वारा मतलब इसको एम्प्लॉय किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। और स्पीकर्स मतलब बोलने वालों के द्वारा टू इंटेंशनली मेक अ सिचुएशन सीम लेस इम्पोर्टेंट देन इट्स रियली इज़। यानी ऐसा इसलिए करते हैं राइटर या स्पीकर ताकि किसी भी कहानी को कम करके दिखाया जा सके, वास्तव में जो है वो, मतलब वास्तव में तो ज़्यादा लेकिन उसे कम करके दिखाते हैं। एन अंडरस्टेटमेंट यूजुअली हैज़ एन आयरॉनिक इफेक्ट। एक प्रकार से ये मानकर चलेगा इसको आयरॉनिक इफेक्ट में किया जाता है, व्यंग्यात्मक प्रभाव के रूप में। एज एन इक्वली इंटेंस रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड इन सेवर सिचुएशंस। और ये मतलब इसका क्या इंटेंस होता है, क्या इरादा होता है, ताकि मतलब जो है एक सेवर सिचुएशन को, भिन्न भिन्न स्थितियों को दिखाया जा सके। बट द स्टेटमेंट इन रिस्पॉन्स इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। लेकिन ये उससे उल्टा होती है जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो उम्मीद की जा रही थी। सारांश के लिए जैसे कि माय फ्रेंड रिटर्न्स माय न्यू कोट। मेरे दोस्त ने मेरा मतलब जो है नया कोट मतलब लौटाता है। विद अ लार्ज वाइन स्टेन ऑन द फ्रंट ऑफ इट। मतलब उस पर क्या पड़े हैं, मतलब वाइन स्टेन मतलब शराब के धब्बे हैं मतलब उस पर कोट पर। और इसके अलावा इन रिस्पॉन्स आई मेक एन अंडरस्टेटमेंट इट डज नॉट लुक टू बैड। और मैं ये बात कहने लगूँ कि भाई ये इट डज नॉट लुक बैड, ये मतलब बेकार नहीं दिख रहा है,
मतलब ये जो है बेकार नहीं दिख रहा, भले ही तुमने मुझे लौटाए हैं, ये बेकार नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है, एक अंडरस्टेटमेंट मतलब जो है तुम्हारा सेंटेंस है। इसको और भी अगर व्यावहारिक तौर पर जानना चाहें तो जैसे कि आपके बात के कहने के जो है 2 तरीके होते हैं, डबल मीनिंग में आप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कोई दोस्त है तुम्हारा, कोई दोस्त है और मान लेगा वो जो है बेकार लग रहा है, लेकिन आप उसे दूसरे शब्दों में क्या कहते हो, तुम भाई बहुत अच्छे लग रहे हो। तो इसको भी 2 बात कहने तरीके, एक तो होता है डायरेक्टली किसी की तारीफ़ करना कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो दूसरे तरीके में आप उसको इस ट्यूनिंग से बदल देते हैं और उसका मीनिंग पीछे का कुछ और होता है। जैसे हाँ भाई ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच में भाई, थोड़ा सा आप मुस्कुरा और दें, तो उसके बाद में क्या होता है आपका मतलब वहाँ पे नेगेटिव इंटेंशन होता है, अंडरस्टेटमेंट मतलब कम करके आंक रहे हैं उसको, हाँ भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है हम बस सच में। तो इस तरीके से उसी को अंडरस्टेटमेंट कहते हैं। तो बस इतना ही छोड़ेंगे यहाँ पर, बाकी चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।